नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज यूरोपीय आयोग की अध्यक्षा की मुलाकात। व्यापार, निवेश और ऊर्जा के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर होगी बातचीत। मुक्त व्यापार समझौते पर भी होनी है चर्चा। राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था और पुलिस के साथ तालमेल जैसे विषयों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई बैठक। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत वरिष्ठ अधिकारी होंगे शामिल। दिल्ली विधानसभा में आज मुख्यमंत्री पेश करेंगी स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी कैग रिपोर्ट। सेवाओं और गुणवत्ता और सरकारी अस्पतालों की कार्य प्रणाली की खुलेगी पोल। उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिद के रंग रोगन की जरूरत है या नहीं, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में एएसआई दाखिल करेगा सर्वे और रिपोर्ट। और बांग्लादेश में आज लॉन्च होगी नई राजनीतिक पार्टी। छात्र संगठन प्रमुख नाहिद इस्लाम के अगुवाई में नेशनल सिटीजन पार्टी का गठन। और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर एक चर्चा के लिए बैठक बुलाई है। इस बैठक में दिल्ली की कानून व्यवस्था और पुलिस के साथ तालमेल बढ़ाने पर चर्चा होनी है। बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के बीच तालमेल स्थापित करना है, ताकि राजधानी की कानून व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। इसके अलावा महिला सुरक्षा और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर भी चर्चा संभव है। दिल्ली में चुनाव होने से पहले बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा भी उठा था। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर चर्चा, दिल्ली में यह अहम बैठक होने वाली है। नई सरकार के अस्तित्व में आने के बाद, यानी कि जो दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजे आए, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी, उसके बाद दिल्ली में नई सरकार के साथ ये पहली बैठक है। केंद्रीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच इस अहम बैठक का एजेंडा यही है कि किस तरह से दिल्ली की कानून व्यवस्था को चाक चौबंद रखा जाए। और हमारे साथ निशांत राय, हमारे संवाददाता, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निशांत, सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये कि दिल्ली की कानून व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए दिल्ली सरकार के गठन के बाद ये पहली बैठक है दिल्ली के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के साथ, और मुख्य एजेंडा है कानून व्यवस्था को दिल्ली के लिए सुदृढ़ करना। देखिए, बिल्कुल दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के बीच समन्वय कैसे स्थापित हो, इस बैठक का मुख्य एजेंडा ये है। गृह मंत्री समय समय पे देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वहां की कानून व्यवस्था मजबूत रहे, इसके लिए इस तरीके की बैठक करते हैं। राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो नवनिर्वाचित सरकार है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाली है। ऐसे में राजधानी में कानून व्यवस्था चाक चौबंद रहे और जिस तरीके से राजधानी में पहले भी कानून व्यवस्था को लेकर गृह मंत्रालय ने काफी सख्ताई दिखाई थी, वो बरकरार रहे। इसके चलते ये बैठक महत्वपूर्ण हो जाती है। बैठक में दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी मौजूद रहेंगे, दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद भी मौजूद रहेंगे, और इस बैठक में किस तरीके से दिल्ली में कानून व्यवस्था को मजबूत की और ज्यादा किया जा सके, इसके लिए एक रोड मैप पर चर्चा की जाएगी। निशांत, समन्वय बिठाना अपने आप में फेडरल स्ट्रक्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है, उस लिहाज से भी इस बैठक को बहुत अहम माना जा रहा है। देखिए, बिल्कुल समन्वय बेहतर रहेगा, कार्य बेहतर होगा, और खासकर सरकार और पुलिस के बीच हमने देखा था कि पिछली सरकार के साथ ये बड़ी समस्या थी कि उसने पुलिस के साथ कभी भी तालमेल बिठाने की कोशिश नहीं करी, जिसका नुकसान दिल्ली वासियों को हुआ। ऐसे में जब अब नई सरकार आई है तो पुलिस और सरकार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा, तो दिल्ली में जो विकास कार्य है उनको गति मिलेगी, क्योंकि जब लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होता है तो विकास कार्य भी उतनी तेजी के साथ बढ़ते हैं। ऐसे में ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, और ये कहीं ना कहीं तालमेल बिठाने की दिशा में एक सार्थक कदम आज की बैठक होने वाली है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के बीच बेहतर तालमेल को स्थापित करने के लिहाज से कानून व्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाएगा, वो इस बैठक में साफ सामने निकल कर आएगा। भारत और यूरोपीय आयोग के शीर्ष नेतृत्व की ओर से आज एक महत्वाकांक्षी व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर यूरोपीय आयोग की अध्यक्षा
उर्सुला वॉन डेर लेयन 2 दिन के भारत दौरे पर हैं। आज उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से होनी है। इस दौरान दोनों नेताओं में मुक्त व्यापार समझौता समेत रणनीतिक साझेदारी को अगले स्तर पर ले जाने को लेकर बातचीत होगी। रक्षा, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। दोनों पक्षों के बीच रूस यूक्रेन युद्ध, हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिति और पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर भी विचार विमर्श होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री और लेन के बीच वार्ता शुल्क को लेकर यूरोपीय संघ और अमेरिकी प्रशासन के बीच बढ़ते तनाव की पृष्ठभूमि में ये हो रहा है। उर्सुला लेन ने कहा कि संघर्ष और तीव्र प्रतिस्पर्धा के युग में यूरोप के लिए भारत एक भरोसेमंद मित्र और रणनीतिक सहयोगी है। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उर्सुला की मुलाकात हुई और प्रमुख द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा भी। विदेश मंत्री ने यह भी उम्मीद जताई कि आज प्रधानमंत्री के साथ रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा होगी। दोनों पक्ष सूचना सुरक्षा समझौते को मजबूत करने की प्रक्रिया में हैं। भारत और यूरोपीय आयोग के बीच आज दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में क्लस्टर मीटिंग हुई है और इस बैठक में भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रतिनिधित्व किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच आपसी हितों से जुड़े कई विषयों पर बातचीत हुई। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ इस समय उनका पूरा शिष्टमंडल भारत दौरे पर है। इसके साथ ही दोनों पक्षों के बीच हैदराबाद हाउस में ट्रेड और टेक्नोलॉजी पर भी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। बदलते दौर में यूरोप का लगातार भारत पर भरोसा बढ़ रहा है। दरअसल अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने यूरोप से आयात होने वाले सामान पर 25% टैरिफ लगाने का संकेत दिया, जिसके बाद यूरोप भी अमेरिका के सामने कड़ा रुख अख्तियार कर रहा है। दोनों के बीच इस समय तनातनी बढ़ी हुई है। आने वाले दिनों में ये तकरार और बढ़ सकती है। समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। सत्ता संभालने के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन, मैक्सिको, कनाडा समेत यूरोप के कई देशों पर टेढ़ी नजर बनाए हुए हैं। यूक्रेन के मामले पर बरसों पुराने अपने सहयोगी यूरोप को दरकिनार कर रूस के साथ खड़े हो गए हैं। अपनी सुरक्षा खुद करने की नसीहत के साथ यूरोपीय देशों पर अपना रक्षा बजट बढ़ाने का दबाव बना रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने टैरिफ का तीर छोड़कर यूरोपीय संघ में दरार डालने की कोशिश की है। ट्रंप ने अपनी पहली बैठक में ईयू के ऊपर गाड़ियों समेत दूसरे उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाने का इशारा दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ईयू का गठन अमेरिका को परेशान करने के लिए हुआ था। इसकी नीतियों के कारण अमेरिकी खाद्य उत्पादों और कारों के निर्यातकों को नुकसान हो रहा है। तो सवाल उठता है कि टैरिफ के बहाने क्या ट्रंप की नजर पूरे यूरोपीय संघ पर है? हाल ही में संपन्न हुए जर्मनी के चुनाव में ट्रंप और उनके सहयोगी अरबपति एलन मस्क ने दक्षिणपंथी पार्टी एएफडी का खुलकर समर्थन किया था। हालांकि एएफडी अपने शानदार प्रदर्शन के बावजूद सत्ता से दूर रही है। इससे पहले जर्मनी के म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इमिग्रेशन में ढिलाई बरतने और फ्री स्पीच को रोकने का आरोप लगाकर पूरे यूरोप को सन्न कर दिया था। वहीं ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के नाटो में शामिल होने के सपने को भी तोड़ दिया है। यूक्रेन को नाटो में शामिल न करने का फैसला कर दो टूक कह दिया है कि यूक्रेन की सुरक्षा की जिम्मेदारी यूरोप की है, इससे अमेरिका का कुछ लेना देना नहीं है। हालांकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भविष्य में दोबारा रूस के हमलों को रोकने के लिए अमेरिकी सुरक्षा गारंटी का आह्वान किया है। अब यूरोप को भी लगने लगा है कि ट्रंप के रुख को बदलना शायद आसान नहीं है। कई देश अपनी सुरक्षा की तैयारियों में जुट गए हैं। ब्रिटेन ने 2027 तक अपने रक्षा खर्च को 2.5% तक बढ़ाने की योजना की घोषणा कर दी है। वहीं यूरोप के कई देशों ने ट्रंप के बयानों को नजरअंदाज करने के बजाय जवाब देने का मन बना लिया है। सोमवार को ट्रंप से मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति मैक्रोन ने मजबूती के साथ यूरोप और यूक्रेन का पक्ष रखा। उधर जर्मनी के भावी चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने मैक्रों से मुलाकात कर एकजुट रहते हुए यूरोपीय ताकत को बचाए रखने का संकल्प दोहराया। इतना ही नहीं, ईयू ने टैरिफ पर भी बराबर जवाब देने की बात कही है। ईयू का कहना है कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड मार्केट ईयू अमेरिका के लिए वरदान है।
और अब बात करते हैं दिल्ली विधानसभा की, जहां आज स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस रिपोर्ट को पेश करेंगी। इससे पहले शराब नीति पर रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई थी, जिसमें खुलासा हुआ कि तत्कालीन केजरीवाल सरकार ने आबकारी नीति के जरिए 2000 करोड़ रुपए की लूट की, जिस पर सियासी संग्राम मचा हुआ है। अब आज फिर एक बार स्वास्थ्य से जुड़ी हुई ऑडिट रिपोर्ट सदन में रखी जानी है। कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और सरकारी अस्पतालों के कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। दिल्ली सरकार पर संसाधनों के अपर्याप्त उपयोग का आरोप है। कोविड की रोकथाम में जो फंड दिया गया था, उसका समुचित उपयोग नहीं किया गया। केंद्र द्वारा जो 787 करोड़ रुपए की राशि दी गई थी, उसमें से सिर्फ 582 करोड़ का ही इस्तेमाल किया गया। मानव संसाधन और चिकित्सा आपूर्ति के लिए आवंटित जो धन था, उसका सही तरह से इस्तेमाल नहीं हुआ। अस्पतालों में बेड की संख्या में ज़रूरत के मुताबिक इजाफा नहीं किया गया। 2016-17 से 2021 के बीच 32,000 बेड के लक्ष्य के मुकाबले केवल 1300 के आसपास बेड्स जोड़े गए। अस्पतालों में बेड की तुलना में 189% मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है, यानी कि अगर देखा जाए तो रेशियो ठीक नहीं है। और अस्पताल परियोजनाओं में देरी हुई और लागत में वृद्धि, यानी जो टाइम लिमिट था उसको क्रॉस कर गया। 3 अस्पताल परियोजनाओं में 6 वर्ष तक की देरी जो है वो हुई है और लागत अनुमान से 382 करोड़ रुपए ज़्यादा खर्च हुए। यानी कि इन ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा अनियमितताएं बरती गई जब हम दिल्ली से जुड़े स्वास्थ्य बजट की बात करते हैं। बढ़ते हैं आगे और रुख करते हैं पुणे का। पुणे के चलिए शैलेंद्र मिश्रा के पास चलते हैं इस पूरी खबर पर जानकारी के लिए। शैलेंद्र, हमने देखा कि जब से विधानसभा सत्र शुरू हुआ है और दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता, एक के बाद एक एक्शन लिया जा रहा है उन तमाम अनियमितताओं पर जिसका भुगतान आम जनता ने किया। और जिस स्वास्थ्य मॉडल का दम आम आदमी पार्टी लगातार भरती गई, उसकी एक एक कलाई खोलकर रख दी है इस कैग रिपोर्ट ने। देखिए, आज 2 बजे ये स्वास्थ्य सेवाओं पर कैग रिपोर्ट पेश की जानी है। जो सूत्रों के हवाले से आप उसकी तमाम बिंदुओं को बता रही हैं, देखिए ये अरविंद केजरीवाल को खुद करना था, आतिशी को खुद करना था, सीएजी रिपोर्ट को सदन में रखना था जी। और इसके लिए हाई कोर्ट की फटकार लगी, बीजेपी ने आंदोलन चलाया, आरोप लगाया, लेकिन केजरीवाल और आतिशी सरकार बचती रही कैग रिपोर्ट रखने से। और उन्होंने बहाना दिया कि स्पीकर को दे दिया गया है, एलजी के पास है। तो बीजेपी का यह आरोप था कि कैग चूंकि प्रामाणिक रिपोर्ट होती है तो आम आदमी पार्टी को यह डर है कि वो आंकड़े सामने आएंगे जिसमें केजरीवाल सरकार की अनियमितताएं और गवर्नेंस मॉडल की पोल खुल जाएगी, और इसीलिए वो कैग की रिपोर्ट सदन के पटल पर नहीं रख रहे। और ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ दिल्ली सरकार के कि वर्षों तक कोई कैग रिपोर्ट ना रखी गई हो, और उसके लिए हमने इतना खींचातानी देखा। तो ऐसी 14 रिपोर्ट, एक एक प्रतिवेदन रखे जा रहे हैं। पहला प्रतिवेदन जो हमने देखा शराब नीति को लेकर जो रखा गया था, उसमें सामने आया कि 2000 करोड़ से ज़्यादा का राजस्व नुकसान जो केजरीवाल के समय शराब नीति आई थी, जो बाद में सीबीआई के केस दर्ज करने पर वापस ली गई, उससे दिल्ली सरकार को हुआ। और अब उनके दूसरे गवर्नेंस जो मॉडल एक बहुत मशहूर है शिक्षा के बाद, मोहल्ला क्लिनिक और स्वास्थ्य, उसकी पोल खोलते हुए ये सीएजी रिपोर्ट आ रही है, जिसमें कोविड के दौरान जो हीला हवाली की गई, कोविड के दौरान जो विशेष व्यवस्था नहीं की गई, तमाम मोहल्ला क्लिनिकों पर जो बेसिक सुविधाएं नहीं है, फंड रहा लेकिन फंड का इस्तेमाल नहीं किया गया, कर्मचारियों की कमी थी, डॉक्टरों या फिर पैरामेडिकल्स की उतना तैनाती नहीं की गई। ये पूरा विवरण हो सकता है जो सूत्र बता रहे हैं हमें। तो ये एक और पोल खोल है अरविंद केजरीवाल का, लेकिन ये संवैधानिक जरूरत भी है कि कैग की रिपोर्ट रखी जाए। जिन नियमों का पालन अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने नहीं किया, अब बीजेपी की सरकार करने के बाद रेखा गुप्ता की अगुवाई में वो संवैधानिक जिम्मेदारी निभाई जा रही है। और यही कल सदन में कहा मुख्यमंत्री ने, और जब फिर विजेंद्र गुप्ता जो विधानसभा अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि जो आबकारी को लेकर जो कैग रिपोर्ट आई है वो लोक लेखा समिति को भेजी जा रही है, तो 3 महीने में रिपोर्ट देगी। 9 सदस्यीय समिति बनाई गई है। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है। कोई भी कैग रिपोर्ट आती है वो लोक लेखा समिति को भेजी जाती है, तमाम विधानसभाओं में होता है, संसद में ये होता है। आप बहुत अहम बात कर रहे हैं शैलेंद्र कि विपक्ष अब ये नहीं कह सकता कि ये जो तमाम
एक्शन लिए जा रहे हैं ये संवैधानिक प्रक्रिया के निर्वहन के तहत लिए जा रहे हैं, लेकिन कुछ जो खबरें हम भी पढ़ पा रहे हैं कि जिस कैग रिपोर्ट की हम अभी बात कर रहे हैं, सूत्रों के हवाले से तमाम जो केंद्र बिंदु हमने रखे, उसमें मोहल्ला क्लिनिक जिसको लेकर लगातार, जब हम चुनावों की बात करें, कई उदाहरण दिएगा कि ऐसा क्लिनिक शायद ही किसी और राज्य में हो, वहाँ पर थर्मामीटर तक की उपलब्धता जो है वो सुनिश्चित नहीं की। पहला सवाल। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि कैग रिपोर्ट के मायने किसी भी राज्य के लिए क्या होते हैं, क्योंकि हमने देखा है अगर हम कई पुराने दशकों की बात करें तो ए राजा को अपनी कुर्सी तक गंवानी पड़ गई थी कैग रिपोर्ट पेश होने के बाद। देखिए, सीएजी रिपोर्ट के मायने बहुत हैं। सीएजी रिपोर्ट किसी विभाग का जो खर्च है वो कैसे इस्तेमाल हो रहा है, उससे बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, उसका आकलन करती है और वो रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाती है, जिससे कि एक जवाबदेही होती है और उस रिपोर्ट को बिल्कुल ये माना जाता है कि प्रामाणिक है, उस पर उस तरह सवाल नहीं उठाए जा सकते, क्योंकि वो एक पूरे भारत के महाविनितक जो हमारा जो कैग है जी, उसके जरिए तैयार होता है, प्रामाणिक आंकड़ों से तैयार होता है। उस पर फिर जांच होती है कि ऐसा क्यों हुआ, कौन दोषी है। तो देखिए, केजरीवाल पर आरोप यह है कि उनकी सरकारों ने कैग रिपोर्ट को दबाया। मोहल्ला क्लिनिक पर बीजेपी का आरोप यह है कि पहली बात तो वो सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर है, कहीं पर भी कोई परमानेंट स्ट्रक्चर मोहल्ला क्लिनिक को लेकर नहीं बनाया गया, यानी टीन शेड बना दी गई किसी जगह पर और एक टेम्परेरी व्यवस्था बना दी गई। कहीं पर बेसिक सुविधा नहीं है, कहीं पर बगल में कीचड़ है, सुअर लौट रहे हैं, कहीं तमाम जो है दवाएं या फिर जरूरी उपकरण नहीं है, कहीं डॉक्टर या फिर पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, कहीं जांच नहीं हो पा रही। ये आरोप बीजेपी के थे। अब कैग रिपोर्ट आ रही है तो तमाम तथ्यों को सामने रखेगी कि जो आरोप लग रहे थे अरविंद केजरीवाल पर, आम आदमी पार्टी पर, वो कितने सही थे। क्योंकि ऐसा लग रहा है, तमाम हमने ग्राउंड रिपोर्ट्स देखी है हमारे चैनल पर भी और तमाम चैनलों पर भी, कितनी खराब हालत हमने देखा है मोहल्ला क्लिनिक की, और उसके आसपास इतनी गंदगी का अंबार है, तो वो कौन साफ सुथरा रखेगा, कौन वहाँ व्यवस्था अच्छा रखेगा। किसी एक दो मोहल्ला क्लिनिक को या किसी चुनिंदा मोहल्ला क्लिनिक को बेहतर करके उसकी ब्रांडिंग करके ये कहना कि हमारा गवर्नेंस मॉडल देखिए, तो हमारी अगर स्वास्थ्य अच्छी है। जी, तो शैलेंद्र, अब इसे पैक को भेजा गया है, उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो क्या रहेगी? क्योंकि साफ तौर पर जो ठेकेदार हैं, जो नीति निर्माता हैं, उनके बीच साठगांठ तो थी, ये तो साफ दृष्टव्य समझ में आता है। देखिए, कैग की रिपोर्ट पर जांच होती है, वो सदन की एक समिति करती है, कुछ सदस्यों की एक समिति बनाई जाती है जिसे लोक लेखा समिति कहते हैं, पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। जी, जैसे कि आबकारी में बनाई गई है 9 सदस्यीय समिति, जो जिसका कल सदन में विधानसभा अध्यक्ष ने ऐलान किया, विजेंद्र गुप्ता ने, और कल तमाम सदस्यों ने तीखे और गंभीर आरोप केजरीवाल और पूर्व की आप सरकार पर और आतिशी पर लगाए। हमने देखा कि आतिशी विधानसभा के बाहर बैठी कि हमें अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, सदन में न जाने दिया जाए, लेकिन परिसर में क्यों नहीं आने दिया जा रहा है। विजेंद्र गुप्ता विधानसभा अध्यक्ष ने उस पर भी कहा कि जब मार्शल आउट किए जाते हैं तो परिसर का ही मतलब है, पूरी तरह से उन्हें बाहर कर दिया गया है, चूँकि 21 विधायकों को हम जानते हैं कि 3 दिन के लिए बाहर किया गया था। तो ये सब विवाद और राजनीति भी होती रही, लेकिन यहाँ समझना है कि आबकारी मामले में आप देखें, शराब नीति में सीबीआई, ईडी वो केस दर्ज है, जांच हो रही है, आपके कई शीर्ष नेता जेल जा चुके हैं, जमानत पर बाहर हैं, वो एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन जो सदन की प्रक्रिया है उसमें किसी विभाग का एक ऑडिट होता है, सीएजी, आप उससे नहीं बच सकते, आप उस नियमों को किनारे नहीं रख सकते। इसीलिए बीजेपी कह रही है कि देखिए, ये एक ऐसी सरकार आई थी जो बाबा साहब की बात करती थी, लेकिन बाबा साहब के बनाए संविधान का सदन के अंदर पालन करने को तैयार नहीं थी। न प्रश्नकाल कराया जाता था, न सीएजी रिपोर्ट रखी जाएगी। लेकिन उसी कैग रिपोर्ट के बारे में जो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई जो पुरानी आबकारी नीति हमने हटाई वो सही निर्णय था, और हालांकि केजरीवाल ही थे जब शीला दीक्षित के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला था कैग रिपोर्ट को पेश करने के लिए। देखिए, केजरीवाल का जन्म ही कैग रिपोर्ट के आधार पर हम कह सकते हैं, राजनीतिक जन्म। पहले तो आंदोलन अन्ना हजारे के कंधों के सहारे, और उस वक्त विनोद राय की जो सीएजी रिपोर्ट्स थी, जिससे बहुत हंगामे हो रहे थे और तमाम घोटाले सामने आ रहे थे यूपीए सरकार के, कांग्रेस की अगुवाई वाले, जिस सरकार के साथ या जिस कांग्रेस के साथ वो बाद में खड़े हो गए और उनके साथ इंडिया गठबंधन में भी शामिल हो गए,
उनका जन्म ही सीएजी रिपोर्ट के आधार पर आरोपों पर लगाने पर रहा है और शीला दीक्षित सरकार पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगाए उन्होंने। और ये भी कहा था कि जैसे ही उनकी सरकार आएगी शीला दीक्षित पहले ही महीने जेल में होंगी। 11 साल सरकार रही, तमाम वर्ष हम जानते हैं कि क्या कुछ हुआ वो सबने देखा। तो ये केजरीवाल की राजनीति का एक हिस्सा रहा है कि बिना एक तरह से सीधे आरोप पहले लगा देना है, लेकिन जब खुद पर कोई बात आए तो फिर उस पर कोई चुप्पी साध लेना है। तो ये हमने पहले भी देखा इस्तीफा देने में। चलिए, तो ये तो बात तय है शैलेंद्र की कैग रिपोर्ट जो कि अनियमितताओं और को उजागर करने के साथ साथ किस तरह से सिस्टम को पारदर्शी होना चाहिए इन तमाम दायित्वों का निर्वहन करती है। और आज दिल्ली की सेहत की जो रिपोर्ट कार्ड है वो भी खोलती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, समय कम है लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा की इस रिपोर्ट को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज़ पर रहेगा जारी। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। क्या आप अक्सर अपने वाहन के लिए फ्यूल भरने से थक गए हैं? कुशलतापूर्वक ड्राइविंग ही एकमात्र रास्ता है। अपने आगे के ट्रैफिक का ध्यान रखकर ईंधन की लागत बचाएं ताकि आप गाड़ी को धीमी कर सकें। गाड़ी चलाने की गति प्रति घंटे 55 किलोमीटर से कम बनाए रखें। सही गियर और क्लच का इस्तेमाल करें। एयर कंडीशनर का कम इस्तेमाल करें। लाल बत्ती पर अपने वाहन को बंद कर दें। होशियारी से ड्राइव करें और अपनी बचत को बढ़ाएं। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा, स्कूटर है तेरा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ नींबू मिर्ची लगाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता है। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ। कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। The heart of your kitchen is the LPG gas stove. My ISI and BIS certified LPG stove is the source of heat needed to cook my favorite meals, so I can safely and happily enjoy cooking. ब्रेक के बाद का स्वागत। रुक करते कुछ अन्य खबरों का। संभल जामा मस्जिद की मरम्मत मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश अनुसार आज एएसआई अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करने वाली है। रिपोर्ट के आधार पर ही हाईकोर्ट ये फैसला लेगा कि मस्जिद में रंगाई पुताई की जरूरत है या नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुरुवार को इस मामले में एक अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ही कोर्ट ने 3 सदस्यीय टीम का गठन किया। उस टीम को मस्जिद में जाकर चेक करना था कि वहां रंग पुताई की जरूरत है भी या नहीं। कोर्ट के निर्देश के बाद 3 सदस्यीय की टीम मस्जिद पहुंची और निरीक्षण का काम किया। इससे पहले मस्जिद कमेटी ने भारतीय पुरातत्व विभाग को पत्र भेजकर रंगाई पुताई कराने की अनुमति मांगी थी, जिस पर डीएम ने कहा था कि जब तक न्यायालय से कोई अनुमति नहीं मिलती तब तक विवादित ढांचे से छेड़छाड़ नहीं होने दी जाएगी। हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद जामा मस्जिद में भारी पुलिस फोर्स मौजूद है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुबह सुबह एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के 11 मजदूर उज नदी में फंस गए, जिसके बाद सूचना मिलने पर एसडीआरएफ के साथ राजबाग पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और सभी 11 लोगों को सुरक्षित नदी की तेज धारा से बचा लिया गया। खबर पुणे से, जहां के स्वारगेट बस स्टैंड पर 26 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी दत्तात्रेय गाड़े को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दत्तात्रेय गाड़े को पुणे क्राइम ब्रांच की एक टीम ने जिले के शिरूर तहसील के गांव से गिरफ्तार किया। आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया जाना है। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी गाड़े की गिरफ्तारी में मदद के लिए सूचना देने वाले को 1 लाख रुपए के इनाम देने की घोषणा की थी। गाड़े पर पुणे में स्वारगेट बस अड्डा पर राज्य परिवहन की एक बस के अंदर 26 वर्षीय महिला से दुष्कर्म का आरोप है। आरोपी की तलाश के लिए पुलिस की 13 टीमें जुटी हुई हैं। गाड़े के खिलाफ पुणे और उसके आसपास अहिल्यानगर जिले में चोरी, डकैती, चेन झपटमारी के आधा दर्जन मामले दर्ज हैं।
तो जैसे कि हमने आपको बताया कि आरोपी दत्तात्रेय गाड़े को पुणे क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है और पुणे ज़िले के शिरूर तहसील के गांव से उनकी गिरफ्तारी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर सबको शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि विज्ञान के प्रति जुनूनी लोगों, विशेषकर हमारे युवा अन्वेषकों को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की शुभकामनाएं। आइए विज्ञान और नवाचार को लोकप्रिय बनाएं और विकसित भारत के निर्माण के लिए विज्ञान का लाभ उठाते रहें। इस महीने के मन की बात कार्यक्रम में मैंने एक दिन वैज्ञानिक के रूप में जिक्र किया था जहां युवा किसी न किसी वैज्ञानिक गतिविधि में भाग लेते हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने एक्स पर वैज्ञानिक स्वभाव, नवाचार, टेक्नोलॉजी पर अपने विचारों को प्रदर्शित करने वाले एक वीडियो को भी साझा किया है। जिज्ञासा विज्ञान की जननी है। हर मन में वैज्ञानिक सोच हो, विज्ञान के प्रति आकर्षण हो। 28 फरवरी 1928 सर सीवी रमन ने अपनी खोज रमन इफेक्ट की घोषणा की थी। यही तो खोज थी जिसने उनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ और इसलिए देश 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में मनाता है। साथियों, 21वीं सदी के भारत के विकास में विज्ञान उस ऊर्जा की तरह है जिसमें हर क्षेत्र के विकास को, हर राज्य के विकास को बहुत गति देने का सामर्थ्य है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, ज्ञानम विज्ञान सहितम यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभा। अर्थात ज्ञान जब विज्ञान के साथ जुड़ता है, जब ज्ञान और विज्ञान से हमारा परिचय होता है, तो संसार की सभी समस्याओं और संकटों से मुक्ति का रास्ता अपने आप खुल जाता है। समाधान का, सॉल्यूशन का, इवोल्यूशन का और इनोवेशन का आधार विज्ञान ही है। इसी प्रेरणा से आज का नया भारत जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के साथ ही जय अनुसंधान का आह्वान करते हुए आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के सुंदर नर्सरी में आयोजित सूफी संगीत महोत्सव जहान खुसरो में भाग लेंगे। ये महोत्सव आज से शुरू होकर 2 मार्च तक चलेगा और इसमें दुनिया भर के कलाकार सूफी संगीत, कविता और नृत्य का प्रस्तुतिकरण करेंगे। ये महोत्सव प्रसिद्ध फिल्म निर्माता मुजफ्फर अली द्वारा 2001 में शुरू किया गया था और इस साल इसका 25वां संस्करण मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी TH बाजार का भी दौरा करेंगे, जहां एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्तशिल्प और हथकरघा से जुड़े उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे। आपको सीधे ले चलते हैं गांधीनगर, जहां इस वक्त राष्ट्रपति मौजूद हैं। गुजरात सरकार में गृह राज्य मंत्री श्री हर्ष सांघवी जी, कुलपति डॉक्टर JM व्यास जी, उपस्थित न्यायाधीशगण, अधिकारीगण, शिक्षकगण और कर्मचारीगण, अभिभावकगण और प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, सभी को नमस्कार। आज उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं हृदय से बधाई देती हूँ। पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की मैं विशेष सराहना करती हूँ। उच्च शिक्षा के लिए अपने फोरेंसिक साइंसेज का क्षेत्र चुना, इसके लिए मैं आप सभी विद्यार्थियों और आपके अभिभावकों को मैं बहुत बहुत प्रशंसा करती हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आप सबने लीक से हटकर अपने जिस शिक्षण और कार्य क्षेत्र का चयन किया है, इस क्षेत्र का महत्व निरंतर बढ़ रहा है। आज एक और आपके औपचारिक दीक्षा शिक्षा और एक चरण का अंत हो रहा है, तो दूसरी ओर आपकी जीवन यात्रा के आगामी चरण का शुभारंभ हो रहा है। इस मंगलमय अवसर पर मैं आप सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी विद्यार्थीगण न्याय पर आधारित विकसित भारत के निर्माता की भूमिका
निभाने जा रहे हैं। आप सब विश्व स्तर पर सुशासन के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने की क्षमता रखते हैं। देवियों और स्वजनों, ये विश्वविद्यालय दुनिया में अपने तरह का एकमात्र उच्च शिक्षण संस्थान है। देश के सभी हिस्सों से विद्यार्थियों यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि 15 देशों के लगभग 70 विदेशी विद्यार्थियों ने आज उपाधियाँ प्राप्त कर रही है। अपराध पर नियंत्रण पाना, अपराधियों में पकड़े जाना और दंडित होने का भय होना तथा नागरिकों में न्याय मिलने का विश्वास होना सुशासन की पहचान है। इस विश्वविद्यालय को और यहाँ के विद्यार्थियों को देश के सुशासन में निरंतर महत्वपूर्ण योगदान देना है। हमारे देश में न्याय पर आधारित समाज व्यवस्था को सबसे अच्छा माना गया है। विरासत और विकास के संगम के द्वारा हम एक ऐसे विकसित भारत को निर्माण कर रहे हैं जो न्याय पर आधारित रहेगा। पिछले कुछ वर्षों में गृह मंत्रालय ने फॉरेंसिक साइंसेस की भूमिका को मजबूत बनाने तथा इस क्षेत्र में सुविधाओं और क्षमता में विकास से जुड़ी अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने भी फॉरेंसिक साइंसेस के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समुचित योगदान दिया है। आपका विश्वविद्यालय इस प्रगति का प्रभावशाली उदाहरण है। मैं इस प्रयासों से जुड़े गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय तथा इस विश्वविद्यालय के लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। आपके कुलपति डॉक्टर JM व्यास जी ने फॉरेंसिक साइंसेस के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया है और पद्मश्री से सम्मानित हुए हैं। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ और उनके कुशल नेतृत्व में इस विश्वविद्यालय का विकास और आप सबका शिक्षण आगे बढ़ रहा है, ये बहुत ही प्रसन्नता की विषय है। मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय द्वारा फॉरेंसिक साइंस के विभिन्न क्षेत्रों में सिविल सर्विसेज, IPS, डिफेंस, विजिलेंस, हेल्थ केयर, फाइनेंस एंड बैंकिंग और न्यायपालिका में कार्यरत लगभग 30,000 कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा चुके। प्यारे विद्यार्थियों, ये कहा जा सकता है कि महिलाओं में संवेदनशीलता के साथ साथ न्याय प्रियता तथा वंचित वर्गों के पक्ष लेने में की भावना अधिक प्रबल होती है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि आज उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या अधिक है। ये देखकर मुझे विशेष प्रसन्नता हुई है कि स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या 85% या 85% से अधिक है। हमारी बेटियों की इस शानदार प्रदर्शन में मुझे संवेदनशील न्याय व्यवस्था पर आधारित विकसित भारत की तस्वीर दिखाई देती है। कोई भी न्याय व्यवस्था तभी मजबूत मानी जाएगी जब वो सही अर्थों में समावेशी हो, इंक्लूसिव हो। समाज के सभी वर्गों, विशेषकर कमजोर और वंचित वर्गों के लोगों के लिए फॉरेंसिक एविडेंस पर आधारित निष्पक्ष और त्वरित न्याय उपलब्ध कराना आपका लक्ष्य होना चाहिए। आप सभी को अंत्योदय की भावना के साथ कार्य करना चाहिए ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक समय से न्याय पहुंचे सके तथा आर्थिक सीमाओं के कारण कोई व्यक्ति न्याय से वंचित ना हो। जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में आप सबकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। न्याय प्रक्रिया में आपका योगदान सुनिश्चित करने के लिए हाल के वर्षों में सरकार ने अनेक प्रगतिशील कदम उठाए हैं। 1 जुलाई 2024 का दिन भारत की न्याय व्यवस्था के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव के लिए याद किया जाएगा। उस दिन से स्वाधीनता के पहले से चले आ रहे दंड विधान की जगह न्याय को केंद्र में रखकर बनाए गए 3 कानून लागू किए गए हैं। इस कानूनों में अपराध की जांच और साक्ष्य से जुड़े बदलाव किए गए हैं।
जिन अपराधों में दंड की अवधि 7 वर्ष या उससे अधिक है, उन मामलों में अपराध स्थल पर फोरेंसिक एक्सपर्ट द्वारा जाकर जांच करना अब अनिवार्य हो गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार सभी राज्यों में समयबद्ध तरीके से फोरेंसिक फैसिलिटीज विकसित की जाएगी। अनेक स्टैट्यूट्स में टाइम बाउंड फोरेंसिक एग्जामिनेशन की अनिवार्य कर दिया गया है। फोरेंसिक एग्जामिनेशन को अनिवार्य बनाने तथा एविडेंस को मजबूत बनाने के लिए अनेक बदलाव किए गए हैं। इस बदलावों का उद्देश्य वैज्ञानिक और स्पष्ट साक्ष्यों के आधार पर न्याय प्रक्रिया में आने वाले व्यवधानों पर काम करना, उसको कम करना और तेज गति से न्याय सुलभ करवाना। इन बदलावों के फलस्वरूप फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की आवश्यकता बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। आपके विश्वविद्यालय की स्थापना देश में फोरेंसिक साइंसेस एक्सपर्ट की आवश्यकता को पूरा करने के लिए की गई है। आप सबने एजुकेशन और ट्रेनिंग के उपयोग को और उनके नए अवसर पैदा कर रहे हैं। आप सबके लिए रोजगार के नए द्वार खोल गए। आपको अपने विशेष ज्ञान का उपयोग करके नए नए मौका मिलने जा रहा है। आपके विश्वविद्यालय के पास अनेक कंसल्टेंसी असाइनमेंट आते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि आप में से अनेक विद्यार्थियों को केस एग्जामिनेशन का अनुभव भी हो रहा है। एक ये अमूल्य अनुभव है जो आपके करियर में बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। न्याय प्रक्रिया में विलंब के अनेक कारणों में एक कारण ये भी रहा है कि फोरेंसिक फैसिलिटीज में बड़ी संख्या में आने वाले एग्जिबिट्स का विश्लेषण और परीक्षण शीघ्रता से करना संभव नहीं हो पाता है। फोरेंसिक फैसिलिटीज के संख्या में वृद्धि करने के साथ साथ आप जैसे फोरेंसिक एक्सपर्ट की संख्या में वृद्धि होनी भी आवश्यकता है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि देश में फोरेंसिक साइंसेस इकोसिस्टम को विस्तृत और सुदृढ़ बनाने के लिए मिशन मोड में टाइम बाउंड तरीके से कार्य किया जा रहा है। देवियों और स्वजनों, टेक्नोलॉजी विशेषकर डिजिटल टेक्नोलॉजी तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में तेजी से एक काम हो रहा है। उसका विकास के कारण एक तरफ तो फोरेंसिक साइंसेस एक्सपर्ट्स की क्षमता बढ़ रही है, तो दूसरी ओर अपराधियों की भी नई नई तरीका सूझ रही है। अपराधियों से अधिक तेज, तत्पर और सजग रहकर ही हमारे पुलिसिंग, प्रोसिक्यूशन और क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम से जुड़े लोग अपराध पर नियंत्रण रखने तथा न्याय सुलभ कराने में सफल हो सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि नेशनल फोरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटी के योगदान से हमारा देश में सुदृढ़ फोरेंसिक सिस्टम का विकास होगा, कन्विक्शन रेट में वृद्धि होगी तथा अपराधी भारत में अपराध करने से डरेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं सभी विद्यार्थियों को पुनः बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ और देश खुशहाल रहे। इसी के साथ मैं पुनः आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। माननीय, बहुत बहुत आभार आपका। May I request Honorable Vice Chancellor Dr. J.M. Vyas to declare the... तो आप सुन रहे थे राष्ट्रपति को, जो कि गांधीनगर की यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह में अपना संबोधन दे रही थी। फॉरेंसिक साइंसेस को लेकर उन्होंने बहुत अहम बातें कही कि किस तरह से इस पूरे साइंस सेक्टर को जब हम टेक्नोलॉजी से जोड़ते हैं तो कई ऐसी पहल की गई हैं जिसकी वजह से फॉरेंसिक साइंस जो है वो लगातार आगे बढ़ता हुआ। रुक करते कुछ अन्य खबरों का। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूरोपीय संघ आयोग की उपाध्यक्ष रुक्साना मिंजातू से मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए उन्होंने लिखा, अपने मंत्री स्तरीय सहयोगी जयंत सिंह के साथ यूरोपीय संघ आयोग की उपाध्यक्ष रुक्साना मिंजातू और उनके प्रतिनिधिमंडल से मिलकर प्रसन्नता हुई। भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी को और अधिक सक्रिय बनाने के साथ साथ उनके विचारों की मैं सराहना करता हूँ।
सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी फ्रांस के दौरे पर हैं। उन्होंने फ्रांस के न्यूवे चैपल भारतीय स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वीरतापूर्वक लड़ने वाले भारतीय सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को याद किया। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर तस्वीरें साझा की। साथ ही लिखा कि न्यूवे चैपल स्मारक वैश्विक शांति के लिए भारत की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का एक शक्तिशाली प्रतीक है, जो शहीद सैनिकों के लिए एक मार्मिक श्रद्धांजलि और उनकी स्थायी बहादुरी की याद दिलाता है। तोहिन कांत पांडे अब सेबी के नए चीफ होंगे। मोदी कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने वित्त सचिव तोहिन कांत पांडे की नियुक्ति को कल मंजूरी दी। तोहिन कांत पांडे 1987 बैच के ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। ये नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष के अगले आदेश तक रहेगी। तोहिन कांत पांडे वर्तमान सेबी अध्यक्ष माधवीपुरी बुच का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। पांडे को वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के रूप में व्यापक अनुभव है। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब बाजार में कई बदलाव और चुनौतियां हैं। वर्तमान में वो वित्त सचिव और राजस्व विभाग के सचिव के पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले तोहिन कांत पांडे ने निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, लोक उद्यम विभाग, कार्मिक प्रशिक्षण विभाग में सचिव के रूप में काम किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्रीय औद्योगिक विकास संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय में भी कार्य किया है। तोहिन कांत पांडे ने योजना आयोग में संयुक्त सचिव और वाणिज्य मंत्रालय में उप सचिव के रूप में भी कार्य किया। ओडिशा सरकार में उन्होंने स्वास्थ्य, सामान्य प्रशासन, वाणिज्यिक कर, परिवहन और वित्त विभागों में प्रशासनिक प्रमुख के रूप में काम किया है। और जैसा कि हमने खबरों की शुरुआत में आपको बताया था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर चर्चा के लिए आज एक अहम बैठक बुलाई है। उसकी तस्वीरें अब हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस बैठक में दिल्ली और कानून व्यवस्था के बीच कैसे पुलिस का तालमेल बढ़ाया जाएगा, उस पर चर्चा हो रही है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री साहिबा रेखा गुप्ता यहाँ मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं और एक प्लेटफॉर्म के लिहाज से कैसे दिल्ली की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए यहाँ पर चर्चा और मंथन किया जा रहा है कि कैसे दिल्ली पुलिस के बीच तालमेल को स्थापित किया जाए ताकि राजधानी की कानून व्यवस्था को मजबूती मिले। केंद्रीय गृह सचिव, आईबी प्रमुख के साथ गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में शामिल हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। नमस्ते, मेरा नाम रवि है। बहुत सालों से मैं अपना सीएनजी ऑटो चलाता हूँ और इससे मिलने वाले माइलेज से मैं खुश हूँ। नमस्ते, मैं राजेश हूँ। मैंने कुछ महीने पहले कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पर स्विच किया है। सीएनजी कम कीमत पर अधिक फायदा देती है और ये आसानी से उपलब्ध है। सीएनजी एक प्रदूषण रहित ईंधन है। इसकी उच्च इग्निशन तापमान के लिए धन्यवाद। आज ही सीएनजी अपनाएं। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। महाशिवरात्रि पर झारखंड के हजारीबाग में 2 समुदायों के बीच झड़प के बाद राजनीति गर्मा गई। भाजपा ने इस पर राज्य सरकार को घेरते हुए घटना के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को जिम्मेदार ठहराया। तो वहीं मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि मुसलमानों को कम ना आंका जाए। झारखंड के हजारीबाग में 2 समुदायों के बीच झड़प। उपद्रवियों ने कई वाहनों में लगाई आग, पथराव में दर्जनों घायल। इचाक के डुमरोन गांव पुलिस छावनी में तब्दील, राजनीति भी गरमाई। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने घटना के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को बताया जिम्मेवार। झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी ने कहा, मुसलमानों को कम ना आंका जाए। झारखंड विधानसभा में भी गूंजा हजारीबाग में झड़प का मामला। पर्व त्योहारों से लोगों की खुशियां जुड़ी होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि झारखंड में इस पर किसी की नजर लग गई है। यहाँ बार बार पर्व त्योहारों पर हंगामा और विवादों का सिलसिला चल गया है, जो महाशिवरात्रि पर भी दिखा। हजारीबाग में इस पावन अवसर को भी असामाजिक तत्वों ने बेरंग बना दिया। हजारीबाग के इचाक का डुमरान गांव महाशिवरात्रि पर 2 समुदायों के बीच रण क्षेत्र बना रहा। इस दौरान जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें दर्जनों लोग घायल हो गए।
उपद्रवियों ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। उपद्रव बढ़ता देख पुलिस ने क्षेत्र में कमान संभाली और मामला शांत कराया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील है। जितने भी लोग हैं समाज में, समाज का जो भी कार्य होता है सब मिलजुल कर करें और शांतिपूर्वक सब अच्छे से हो जाए। हम लोग यही चाहते हैं कि समाज में जो शांति है वो बनी रहे। सड़कों पर हुई इस झड़प ने सत्ता के गलियारों में भी गर्माहट ला दी है। रक्षा राज्य मंत्री और रांची से भाजपा सांसद संजय सेठ ने घटना के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को जिम्मेदार ठहराते हुए राज्य सरकार पर भी निशाना साधा। महाशिवरात्रि है, कौन लोग हैं जो हमेशा शांति, अमन, चैन को छीनना चाहते हैं? पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक परिवार के रूप में पूरे देश में कहीं तनाव नहीं होता है, झारखंड में हो जाता। क्यों? क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठी है जो लगातार यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद कर रहे हैं। इधर मंत्री और कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि विवाद को सुलझाने की दिशा में प्रयास किया गया है। हालांकि उन्होंने यह कहकर आग में घी डालने का काम किया कि मुसलमानों को कम ना आंका जाए। मतलब वहाँ के मुसलमानों को ये लोग कमजोर समझ लिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हम लोग भी जाएंगे, जांच करेंगे, हम लोग देखेंगे, जो गलती किया उस पर कार्रवाई करेंगे। भाजपा के हजारीबाग अंतर्गत बरकट्ठा विधायक अमित कुमार यादव ने इरफान अंसारी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने गुरुवार को विधानसभा में यह मामला उठाते हुए कहा कि शांति बहाल करने के बजाय सरकार के मंत्री इरफान अंसारी अनलगर बयानबाजी कर रहे हैं। तो सरकार को शांति बहाल करना चाहिए। माननीय इरफान जी वहाँ पे सभी हिंदुओं को आरएसएस और बीजेपी का के गाली दे रहे हैं। यहाँ पे हजारीबाग में इस उपद्रव के लिए जिम्मेदार तत्वों को पुलिस चिन्हित करने में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। यह भी बताया जा रहा है कि कई शरारती तत्व इस घटना के बाद से फरार हैं। हाल के दिनों में झारखंड में पर्व त्योहारों के समय झड़प आम बात हो गई है। रामनवमी जुलूस को लेकर हजारीबाग की देश भर में विशिष्ट पहचान है। यहाँ महाशिवरात्रि की भी भव्य तरीके से आयोजन की परंपरा रही है, लेकिन इस बार यहाँ हिंसक झड़प की वजह से क्षेत्र में सामाजिक समरसता का माहौल तार तार होता दिखा। डीडी न्यूज के लिए विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। बिहार में हर साल प्लास्टिक की खपत 10% की चक्रवृद्धि के साथ वार्षिक दर से आगे बढ़ रही है। लोगों के लिए सुविधा बनी प्लास्टिक समाज और राज्य के लिए बड़ी समस्या है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ी पहल शुरू की है। देखिए उससे जुड़ी ये खास रिपोर्ट। बिहार के जहानाबाद में प्लास्टिक वेस्ट के जरिए सड़क निर्माण, सैकड़ों कामगारों को मिला रोजगार। स्वच्छ बिहार अभियान के तहत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई की स्थापना, रिसाइकलिंग से बिहार सरकार को लाखों की कमाई। बिहार के लिए प्लास्टिक कचरा पिछले कुछ सालों में एक बड़ी परेशानी बन गया है। लगभग हर जिले में कचरे का पहाड़ वहां के रहने वाले लोगों के लिए एक चैलेंज बन गया है। हालांकि बिहार सरकार ने अब प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की बड़ी कवायद शुरू की है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई की स्थापना की गई है। अब राज्य में प्लास्टिक वेस्ट से सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। बिहार के जहानाबाद जिले में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई की स्थापना करीब 1.5 साल पहले हुई थी। ये पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के प्रति एक महत्वपूर्ण कदम है। बिहार सरकार ने इसके लिए एक मंत्र दिया है, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। इतने कम वक्त में 51,000 किलो प्लास्टिक का प्रबंधन किया गया है। इससे ग्रामीण विकास विभाग ने 16,50,000 रुपए की कमाई भी की है। वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट है और इसको एक मॉडल के रूप में विकसित किया गया है, जहां पर प्लास्टिक वेस्ट को हम लोग न केवल कलेक्शन करते हैं बल्कि उसको सेग्रीगेशन करने के बाद में रिसाइकल और रीयूज भी किया जाता है। और जो रीसेलर्स हैं प्लास्टिक के, जो लोग रिसाइकलिंग करके उससे अन्य प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनको सेल करके इसमें रेवेन्यू भी लगभग 16 लाख रुपए का पिछले 1 साल में जनरेट हुआ है। जहानाबाद की इस इकाई से निकलने वाले प्लास्टिक से सड़क का निर्माण, प्लास्टिक पाइप का निर्माण, प्लास्टिक शीट का निर्माण, प्लास्टिक बोरा निर्माण, प्लास्टिक के ड्यूरेबल सामान जैसे बाल्टी, मग, कुर्सी, टेबल आदि का निर्माण किया जाता है। इससे इलाके में रोजगार के अवसरों का भी निर्माण हो रहा है। हम लोग जो प्लास्टिक का 4R है उस पर वर्क करते हैं। पहले तो हम लोग रिफ्यूज कर रहे हैं प्लास्टिक यूज करने के लिए, उसके बाद अगर यूज हो रहा है तो रिड्यूस पे ऑप्शन है, फिर रीयूज के लिए और रिसाइकिल के लिए। ये जो PWMU है 2R पे वर्क करता है। ये है कि आपके पास अगर प्लास्टिक आ गया है तो इसको अब हम लोग रिसाइकिल और यूज करते हैं। यहाँ पे टोटल अभी तक हम लोग ने 51,000 टन हम लोगों ने प्लास्टिक को रिसाइकिल किया है और हम लोगों ने टोटल रेवेन्यू जो जनरेट किया है वो 16 लाख की है। वेस्ट प्रबंधन इकाई में 3 स्तरों पर प्लास्टिक को अलग किया जाता है। पहले पतले प्लास्टिक जैसे पन्नी, बोरा, दूध के पैकेट आदि को मशीन में डालकर उनमें से धूल को अलग कर लिया जाता है। प्लास्टिक सिलेंडर मशीन की मदद से उसे टुकड़े टुकड़े में अलग कर लिया जाता है।
इस मशीन की मदद से प्लास्टिक के छोटे बड़े बोतल को कंप्रेस किया जाता है, जिसकी वजह से प्लास्टिक 12 गुना कम जगह घेरता है। इसके बाद मांग के अनुरूप प्लास्टिक वेस्ट को रीयूज के लिए तैयार किया जाता है। मिक्स प्लास्टिक होता है, हम लोग उसको यहीं पे सेग्रेगेट करवा देते हैं। मिक्स प्लास्टिक का अप्रॉक्स हमारे पास जो 30+ कैटेगरी जाता है। पन्नी को हम लोग 8 कैटेगरी में और पेट बोतल्स को हम लोग 4 कैटेगरी में हम लोग सेग्रेगेट करते हैं। जहानाबाद जिले में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई से क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का भी निर्माण हो रहा है। रिसाइकिल प्लास्टिक से बने सामान की क्वालिटी भी बेहतर होती है और दाम भी कम होता है। ऐसे में ये लोगों की पसंद बनता जा रहा है। बिहार में घरों से निकलने वाले प्लास्टिक वेस्ट से अब सड़क और ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स का निर्माण किया जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक हर साल लगभग 4 मीट्रिक टन कचरे का निपटान इसके माध्यम से होगा। इससे पर्यावरण संरक्षण में बड़ी मदद मिलेगी। डीडी न्यूज के लिए पटना से मधुरेश नारायण। योगदास सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और आध्यात्मिक प्रमुख स्वामी चिदानंद गिरी ने गुरुवार को नोएडा आश्रम में एक सार्वजनिक सत्संग के दौरान कहा कि हम में से प्रत्येक के भीतर अनंत संभावनाओं का भंडार है जो साकार होने की प्रतीक्षा कर रहा है। उन्होंने कहा कि ध्यान वो कुंजी है जिससे इस छिपे हुए खजाने को खोलने में मदद मिलती है। हमें हमारे सच्चे स्वरूप की उच्चतम अभिव्यक्ति की ओर मार्गदर्शन की ओर लेकर जाती है। और इससे पहले योगदास सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के महासचिव स्वामी ईश्वरानंद ने कहा कि स्वामी परमहंस योगानंद जी ने क्रिया योग की परंपरा के तहत योगदा आश्रम की स्थापना की थी, जिसमें ध्यान और श्वसन क्रिया महत्वपूर्ण है, यानी कि सांस से जुड़ी क्रिया। ये जो संस्था है योगदास सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसके गुरुदेव और संस्थापक हैं श्री श्री परमहंस योगानंद जी, जिन्होंने जो सुविख्यात क्लासिक है, वर्ल्ड क्लासिक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, उसके लेखक हैं। और उनके द्वारा प्रतिपादित मार्ग है क्रिया योग मार्ग। ये जो क्रिया योग मार्ग है ये पतंजलि महर्षि के अष्टांग योग पर आधारित है, जिसमें ध्यान, विशेष रूप से क्रिया योग पर आधारित ध्यान जो है इसकी नींव है, इसका आधार है। स्वामी चिदानंद गिरी के सत्संग में आए साधकों और आम लोगों ने क्रिया योग और जीवन को इससे बदलने वाला बताया। मैं पहले से ज़्यादा शांत हूँ, पहले से ज़्यादा इन प्रविधियों के अभ्यास से नेचुरली आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी, जैसे शांति, अभय, अंतर्ज्ञान और जो क्वालिटीज़ ज़रूरी हैं लाइफ में रहने के लिए, वो सब आपको ऑटोमेटिक आपके पर्सनालिटी में आती जाएंगी। हर एक चीज़ें साइंस के साथ बताई जाती हैं कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। फिर जब आप खुद चेंजेस देखते हो, फिर आपको खुद फील होता है कि यही राइट डिसीजन है और यही लाइफ का पाथ है जो हमें लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हम ये चीज़ कर रहे हैं हम बाकी चीज़ें नहीं कर सकते। ये हमारी चीज़ और ज़्यादा स्पिरिचुअली बैलेंस या लाइफ बैलेंस कर पाती है। आप जुड़े रहो इस पाथ से और गुरुजी से, क्योंकि गुरुजी तो यही कहते हैं कि आपके अंदर भी वो विल पावर है स्ट्रॉन्ग, जो आपको वापस मेरे पास लेके आएगी। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आना ज़रूर है। तो जो अगर आपका थोड़ा बहुत छूट भी गया है ना, वो वापस आ जाएगा ट्रैक पे। बात करते हैं मिजाज मौसम से जुड़ी हुई। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। लाहौल और स्पीति में हुई बर्फबारी की वजह से पूरा क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ है और इससे पूरे लाहौल स्पीति ज़िला, चंबा, किन्नौर के कई क्षेत्रों का शेष दुनिया से संपर्क कट गया। जम्मू और कश्मीर के डोडा में गंडोह भलेसा पर्वत पर भारी बर्फबारी हुई और वहीं मनाली और आसपास के क्षेत्रों में चौथे दिन भी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है, जबकि सोलांग नाला में 3 फीट और अटल टनल में 4.5 फीट तक बर्फबारी हुई। बर्फबारी से घाटी में जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने भारी बर्फबारी के चलते कई स्थानों पर एवलांच का भी अंदेशा जताया है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भारी बारिश और बर्फबारी से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। ऊंचाई पर बसे ग्रामीण क्षेत्रों में भारी बर्फबारी और जगह जगह हो रहे भूस्खलन से यातायात अवरुद्ध हुआ। बीती रात से कुल्लू शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पानी की सप्लाई ठप है। जिले के सभी शिक्षण संस्थानों में आज अवकाश घोषित कर दिया गया। प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। बात चैंपियंस ट्रॉफी की, जहां आज अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला खेला जाना है। दोनों टीमों के बीच ये मैच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। जो टीम इस मैच को जीतेगी वो चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगी। अफगानिस्तान के लिए ये मैच जीतना बेहद अहम है। अफगानिस्तान टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ जिस तरह के आखिरी ओवर में
रोमांचक जीत दर्ज की, उससे साफ है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी मैच कांटे का होगा, क्योंकि दोनों टीमें इस मुकाबले को जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाना चाहेंगी। ग्रुप ए से भारत और न्यूजीलैंड की टीमें पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।